हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 9 साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स 60 मार्क्स। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है पेपर से रिलेटेड दिए गए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है फिजिक्स के क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई होती है न्यूटन। सी ऑप्शन राइट है। इंग्लिश में व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए फोर्स, न्यूटन। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखिए जूल, न्यूटन मीटर और किलोवाट ये सभी जो है ऊर्जा के क्या होते हैं, मात्रक। लेकिन जो किलोवाट है ये होती है पावर की जो है यूनिट, पावर की यूनिट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो यूनिट है कौन सी नहीं, इनमें से किलोवाट। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, वायुमंडल पृथ्वी से किसके द्वारा जो झगड़ा होता है। द एटमोस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई, तो किसके द्वारा जो है झगड़ा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर यहाँ पे हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन 4, निर्यात में ध्वनि की गति क्या होती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, उसकी स्पीड होती है 0। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित प्रश्न के में दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन A और कारण R। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो कथन दिया गया है अभिकथन, चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, ट्रू। कारण दे रखा कि चंद्रमा पर कोई भी वातावरण नहीं है, ये भी क्या है, ट्रू। देखिए चंद्रमा के ऊपर जो है दो व्यक्ति बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसका मतलब अपनी दोनों जो कथन है वो क्या है, सत्य हैं। और कारण जो है इसकी सही से व्याख्या कर रहा है, तो इसमें जो अपना ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में दिया गया है कि असर्शन 2 पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, ये क्या है, ट्रू है। रीजन दे रखा है देर इज़ नो एटमोस्फेयर ऑन रून, जो है मून, ये भी क्या है, ट्रू। और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 6, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने से 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन inclined plane has an acceleration of 2 मीटर पर स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जो इनिशियल जो वेलोसिटी है कितनी है, 0 स्टार्टिंग में। एक्सेलरेशन यहाँ पे अपने पास दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम अपने पास है 3 सेकंड। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 है, प्लस में एक्सेलरेशन है 2, टाइम है 3 सेकंड। तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6। तो उसकी जो फाइनल स्पीड होगी यानी कि जो वेलोसिटी होगी ये कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7, चाल एवं वेग में अंतर बताइए, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों में यहाँ पे जो है डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखिए हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे चाल और वेग में क्या अंतर है। तो देखिए चाल, चाल जिसको बोलते हैं हम स्पीड, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। नेक्स्ट है वेग, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। चाल जो है एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। लेकिन जो वेग है ये जो एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। चाल की अगर फार्मूले की बात करें तो ये होता है दूरी बटे समय, और वेग को होता है क्या, विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट अगर यहाँ पे इंग्लिश में बात करें स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। नेक्स्ट वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट डन बाई द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। Speed is a scalar quantity, it has only magnitude not direction. But velocity, it is a vector quantity, it has magnitude as well as direction. Speed की अगर फार्मूले की बात करें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद रखना टाइम इंटरवल। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन इक्वल टू और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी में क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति क्या है, एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गिव एग्जांपल। द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग बाय यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ टिप ऑफ एन ब्लेड। यानी कि वृत्तीय मार्ग एक समान चाल से गतिशील वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए पंखे के ब्लेड की नोक की गति। क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 8 दिया गया है ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, यह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ए साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट। तो देखिए अगर आवृत्ति की बात करें तो यह आवृत्ति जो है 1 सेकंड में कितनी है, 100। यहाँ पे पूछा इसने 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60। तो 60 से जो है इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आ जाएगा 6000 वाइब्रेशन, यानी कि कंपन। 1 सेकंड का दे रखा है, हमने जो है 1 मिनट का निकाल लिया। क्वेश्चन 9 है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताएं। इसकी गतीय सूत्र यानी कि F = ma व्युत्पन्न करें, यानी कि स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे ड्राइव करना है। तो देखिए किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया गया हो। इंग्लिश में अगर हम बात करें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑक्यूर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स अप्लाइड। तो इसमें जो प्रारंभिक जो वेग होता है स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें यहाँ पे इनिशियल जो मोमेंटम होता है वो होता है mu। अगर ना मोमेंटम फाइनल अगर मोमेंटम की बात करें तो ये होता है mv। अब आपको याद रखना है कि तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो होगा, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज, ये होगा mv - u डिवाइड में t, ये हो जाएगा रेट ऑफ मोमेंटम चेंज। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m × v - u डिवाइड में t। यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि m v माइनस में u अपॉन में t, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ma। तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ma के, यानी कि यहाँ पे जो f होगा, फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ma के। अगर मुझे डायरेक्टली का साइन हटाना है तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा km a। अगर k की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो 1 रखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्य क्या है। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो। नेक्स्ट है शक्ति क्या है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा न तो पैदा हो सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पे डिफाइन द फॉलोइंग। वर्क क्या है, वर्क व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सेकंड है पावर, पावर क्या है, द रेट डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी के देखिए यहाँ पे और में क्वेश्चन दे रखा है कि 20 किलो द्रव्यमान पर कार्य करने वाला बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक बदल देता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी इसके द्वारा कितना काम किया गया है। इंग्लिश में देखिए सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो अगर हम शुरू में बात करें जो प्रारंभिक जो स्पीड होगी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो ये होगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में जो है गतिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी,
अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें K1, तो ये हो जाएगा हाफ mu²। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख लेता हूँ 1/2, मास जो है कितना है 20, मल्टीप्लाई में u², ठीक है, u² यानी कि 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 25। जब इसको सोल्व करेंगे, मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 25, 2 से काटेंगे इसको 10, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, कितना आ जाएगा यहाँ पे 250 जूल। ये तो आगे काइनेटिक एनर्जी 1। अब हमें काइनेटिक एनर्जी 2 भी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 मल्टीप्लाई में मास है 20 मल्टीप्लाई में v², v कितना है 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 4, 2 से काटेंगे 10 पे कटेगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 जूल। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी कितनी हो जाएगी 40। अब हमें यहाँ पे जो है इसमें परिवर्तन बताना है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल जो है उसमें से यहाँ पे K2 यानी कि काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी 2 अपने पास 40 है, 1 अपने पास 250 है, माइनस करेंगे तो 210 जूल। ये जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या, वर्क डन। वर्क डन बोल सकते हैं इसको, वर्क डन, किया गया कार्य। क्वेश्चन 11, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को बताएं, इसका सूत्र लिखें। तो विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। इंग्लिश में देखिए, स्टेट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, राइट द फॉर्मूला। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखना है, जी को परिभाषित करें, इसका मान लिखें। तो इसको जी को जो बाद में परिभाषित करेंगे, पहले उससे पहले देखिए, स्टेट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ईच बॉडी इन द वर्ल्ड attached the other body by a force which is proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. This force is exerted in the direction of the line joining the two bodies. ठीक है, अगर हमें डायग्राम बनाना है और फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला भी लिखना है, तो देखिए पहले मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से जो है समझा देता हूँ। तो ये जैसे कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। इसका मान लिया ये नाम है, इसका है बी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। इनकी बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी अपनी डी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा F = G, एक का मास हो गया कैपिटल M, यानी एक का मास जो लिख लिया M, एक का स्मॉल m, डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे ये है कि जी को परिभाषित करें, इसका मान लिखिए। तो जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं जिसको। वह आकर्षक बल है जो इकाई द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के मध्य क्रिया करता है जो कि एक दूसरे की इकाई दूरी पर स्थित हों। और अगर इसके मान की बात करें तो इसकी जो जी की वैल्यू होती है कितनी होती है, 6.67 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी जो जी की वैल्यू होती है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट इंटरेक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विद यूनिट मासेज विच आर प्रेजेंट एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इसी की ओर में क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत परिभाषित कर इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर है, जब किसी ठोस पिंड को किसी स्थिर तल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तब उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। भार की यह आभासी कमी पिंड के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। ठीक है, और इसके अनुप्रयोग लिख लेते हैं। इसका उपयोग जो है ठोस एवं गैस के अपेक्षित घनत्व को निर्धारित करने में होता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके जहाज या पनडुब्बी का निर्माण किया जाता है। दुग्धमापी जो दूध में किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने में जो इसका प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर जो द्रव्यों के घनत्व मापने में है। नेक्स्ट अगर इंग्लिश में बात करें, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल राइट टू एप्लीकेशन। व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शली इन स्टिल वाटर या स्टिल लिक्विड, there is a virtual decrease in the weight. This virtual reduction of weight is equal to the weight of the liquid displaced by the body. Write its two application, दो application लिखनी है। It is used to determine the relative density of solids and gas. Ship and submarines are built using the principle. A lactometer to check the purity of sample of milk.
हाइड्रोमीटर विच मेजर्स द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसी के यहाँ पे एक पार्ट और है, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर बताइए। तो पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मान किसी भी स्थान पर समान रहता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला में जो मापा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भार, भार किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है। भार का मात्रक न्यूटन होता है। वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भार सदिश राशि होती है। भार ज्ञात करने के लिए कमानीदार तुला का जो है प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मास के बारे में। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम्स। द वैल्यू ऑफ मास रिमेन्स द सेम एट द एनी पॉइंट एनी गिवन प्लेस। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास कैन बी मेजर्ड बाई ए फिजिकल बैलेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे वेट। वेट क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी इक्वल टू द फोर्स फ्रॉम विच द अर्थ attracts that object. The unit of weight is Newton. The weight of an object varies from place to place due to change the gravitational acceleration. Weight is a vector quantity. The spring balance is used to determine the weight. सेक्शन बी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है दूध। बी ऑप्शन इसका राइट है। नीचे देखिए आप इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टिंडल इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर है मिल्क। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या रहता है? ये द्रव भी रहता है और गैस भी रहता है। 100 से अगर ऊपर कर देंगे तो ये गैस बन जाएगा, 100 से नीचे करेंगे तो द्रव्य। लेकिन 100 के ऊपर क्या रहता है? ये द्रव्य और गैस, यानी कि बी और सी दोनों क्या है? राइट। व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बोथ सी एंड बी, यानी कि गैस एंड लिक्विड दोनों होता है। आपको बताना है जो पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। यानी कि पानी जो है कितनी डिग्री सेल्सियस के ऊपर जम जाता है, यानी कि बर्फ बन जाती है। तो लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 14, खालिस्तान के समस्थानिक का उपयोग करके परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में जो है होता है। एन आइसोटोप ऑफ डैश इज यूज्ड एज फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर। तो किसका यूज़ किया जाता है? यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का जो है फ्यूल के रूप में जो एटॉमिक रिएक्टर में जो है काम लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम जो क्लोराइड है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित प्रश्न के दो कथन है, कथन अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ पे पहली अभिकथन दे रखा है कि अगरबत्ती की खुशबू कमरे के प्रत्येक कोने में पहुंच जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। कारण है कि गैसों में आकर्षण के अंतर आणविक बल सबसे कम होता है। तो ये भी क्या है? सही है, और ये इसकी जो है सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। इंग्लिश में देखिए, फ्रेगनेंस ऑफ इंसेंस स्टिक रिच टू एवरी कॉर्नर ऑफ रूम। क्या है ये? ट्रू। रीजन इसका कोज है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लोवेस्ट इन गैस। गैस के अंदर जो ये फोर्स कम से कम होता है। तो ये भी क्या है? ट्रू है, और इसलिए ये जो है खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो रीजन क्या है वो उसकी अच्छे से जो है एक्सप्लेनेशन भी है किसकी? असर्शन की। क्वेश्चन 17 देखिए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं समांगी मिश्रण। इसको भौतिक रूप के से जो है भागों में नहीं बांटा जा सकता। घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, समांगी मिश्रण के अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए चीनी, विलयन और सिरका। नेक्स्ट है विषमांगी मिश्रण। इसको भौतिक रूप से भागों में बांटा जा सकता है। घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। विषमांगी मिश्रण के अवयव को जो है आसानी से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी और नमक का मिश्रण और दूध। इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? इट कैन नॉट बी फिजिकली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। द कंपोनेंट्स ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी इजीली सीन। एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन।
नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सर, इट कैन बी फिजिकली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, components can be easily separated, the components of heterogeneous mixture can be easily seen, example mixture of sugar and salt। क्वेश्चन 18, 3 कक्षाओं के साथ बोर के परमाणु मॉडल का एक आरेख चित्र बनाइए। ड्रा द स्केच ऑफ बोर्स मॉडल, बोर का जो यहाँ पे मॉडल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले अपना जो है क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस, सबसे अंदर जो है ये क्या हो जाएगा अपना न्यूक्लियस, याद रखना सबसे अंदर जो है क्या है न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी जो आपको इसने कितनी बोली है 3 कक्षाओं की, तो यहाँ पे जो है इसके बाहर से आप ड्रा कर दीजिए 3 4 जितनी भी जो आपको ड्रा करनी है, ठीक है। सबसे अंदर अगर हम बात करें, सबसे अंदर ये क्या है नाभिक, ठीक है, नाभिक जिसको बोलते हैं क्या न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है। उसके बाद जो है पहली जो अगर कक्षा की बात करें, इसके बाद जो ये फर्स्ट कक्षा आपको दिख रही होगी ये क्या है के, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट जो कक्षा है सेकंड कक्षा, इसको बोलते हैं एल, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2। नेक्स्ट अगर तीसरी कक्षा की बात करें, मैं साइड में बना देता हूँ, ये क्या है एम, इसमें जो एन की वैल्यू कितनी होगी 3। लास्ट जो बाहर वाली जो सेल है सबसे बाहर, इसको बोल दिया कैपिटल एन, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ये जो है बोर्स मॉडल है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, देखिए इसी की ओर में एक पार्ट और दिया गया है, कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विवरण दीजिए, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम। तो देखिए अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन के अंदर, कार्बन के अंदर जो क्या होता है 2 and 4, और नेक्स्ट जो है सोडियम, इसके अंदर क्या होता है 2 8 1। ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस यूनिट। तो केल्विन को जो है डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273। अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 273.15, ये एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है। लेकिन अपने पास केल्विन दे रखा है, सेल्सियस निकालना है, तो सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा केल्विन माइनस में 273। तो यहाँ पे देखिए पहला अगर मैं कर लेता हूँ 300 वाला ले लेता हूँ, तो 300 माइनस में 273 तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। ये डेसिमल वाला लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 273 आप ले सकते हैं। तो 300 केल्विन के अंदर जो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 27 डिग्री सेल्सियस। बाकी जो बच गई यहाँ पे 573 केल्विन और 483 केल्विन, कितना आएगा डिग्री सेल्सियस में, कितने आएंगे, तो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताना। क्वेश्चन 20 का देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के गुणों की तुलना कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोटोन क्या होते हैं पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होते हैं 0 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिव। नेक्स्ट द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटोनों के अंदर जो है 1 इकाई होती है, न्यूट्रॉनों के अंदर 1 होती है, और इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो है नगण्य। स्थान की बात करें तो प्रोटोन आपके नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर पाते हैं। प्रोटोनों को जो है P से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को अन से करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को E से। 20 इंग्लिश में देखिए कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रोटोन के अंदर जो ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के अंदर जो है कोई चार्ज नहीं होता 0, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटोन का जो मास होगा ये 1 यूनिट है, न्यूट्रॉन का जो मास होगा ये भी 1 यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, ये नेग्लिजिबल चार्ज जो है इनके ऊपर इनका मास होता है। लोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन होते हैं ये इनसाइड न्यूक्लियस मिलते हैं, न्यूट्रॉन भी इनसाइड न्यूक्लियस है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये आउटसाइड न्यूक्लियस। रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को एन से। क्वेश्चन 21, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहले यहाँ पे जो इंग्लिश हिंदी में बात कर लेते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दूसरा है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक पर अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। थर्ड पॉइंट है दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। फोर्थ पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है किसी भी यौगिक में
परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉइंट, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। सेकंड पॉइंट, एटम्स आर द इनसेपरेबल microscopic particles that are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Third point, all the atoms of the given element have the same mass and chemical properties. Fourth point, atoms of different elements have different mass and chemical properties. Point 5, atoms of different elements combine with each other in proportional to a small absolute number to form compounds. Sixth point, the relative mass and the type of atom in any compound are fixed. इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए बिना बुझा हुआ चूना। इसमें क्या होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। दूसरा है बेकिंग सोडा, इसमें होता है सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिख देता हूँ। क्विक लाइम के अंदर जो क्या होता है, कैल्शियम CaLCium, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे बेकिंग सोडा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा, तो इसमें मिलता है सोडियम, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन और लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन। ये बेकिंग सोडा की बात हो रही है। क्वेश्चन बी का पार्ट देखिए, निम्नलिखित आणविक द्रव्यमान बताइए, H2O का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए H का होता है 1, लेकिन ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का होता है 16, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस में 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वाटर का 18। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बी पार्ट, HNO3 का जो है द्रव्यमान आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसका द्रव्यमान आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और आपको जो है कितनी नॉलेज है, ठीक है। ये वैसे नॉर्मल से क्वेश्चन है, मैं इनका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए स्पेशल छोड़ता हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा आपने वीडियो को देख लिया है कंप्लीट और आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। तो ये होता है लाइसोसोम के, सी ऑप्शन राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन, राइट आंसर लाइसोसोम, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। तो ये होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कटला, डी ऑप्शन राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज ए सरफेस फीडर, कैटलास, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 24, वर्षा ऋतु में होने वाली फसल को कौन सी फसल कहते हैं, यानी कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड, तो उनको बोलते हैं खरीफ, ठीक है। तो उनको कौन सी फसल बोलते हैं, खरीफ। हिंदी में भी जो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, खरीफ, सेम ही होता है। क्वेश्चन 25, कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थमिक ऊतकों में पाई जाती हैं, यानी कि विच सेल्स आर फाउंड इन द कार्टिलेजियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, CHONDROCYTES, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं उपास्थेनु, ठीक है, उपास्थेनु। ये जो है यहाँ पे क्या है, थ है, याद रखना, दत्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, यहाँ पे अभिकथन और कारण दिए गए, इनको आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन 26 में पहला 26 का देखिए, इसमें अभिकथन दे रखा है कि वसा उत्तक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। तो ये गलत है, बिल्कुल चारों तरफ नहीं पाया जाता, पहला फॉल्स। कारण है कि यह उत्तक एक कुचालक के रूप में जो कार्य करता है। दूसरी जो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, पहली गलत है, दूसरी सही है। तो ये अपने पास डी ऑप्शन आएगा, ये असत्य परंतु आर सत्य है। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे असर्शन दे रखा है कि एडियापोज टिश्यूज इज फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल, क्या हो जाएगा, फॉल्स। कोज द टिश्यू आल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर, क्या आएगा, ट्रू। पहली स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरी क्या है, ट्रू, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 27, भंडार गृहों यानी कि गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है। तो इसके देखिए दो कारण होते हैं, एक तो जैविक कारण और एक होता है अजैविक कारण। जैविक कारण का मतलब क्या है कि कीट, कवक जो है इनकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं और इनका वजन कम हो जाता है। अजैव कारण की बात करें तो अजैव कारण में जैसे नमी, ताप का अभाव फसलों को खराब कर देता है, फसल में फफूंदी जो उत्पन्न हो जाती है। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे हाउ टू
हाउ डू सोल्ट स्टोरेज ग्रेन लॉसेज ऑक्यूर। तो देखिए पहला है बायोटिक कोज और दूसरा है एबायोटिक कोज। बायोटिक कोज के अंदर मैंने अभी बता दिया, फंगी वगैरह बैक्टीरिया वगैरह ये जो हैं इनको ख़राब कर देती हैं, जीवाणु वगैरह, ये वज़न कम कर हो जाता है इनका। नेक्स्ट अगर हम बात करें 28 में, एक प्राणी कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो नामांकित चित्र है ना, आपको इसी वीडियो में आपको ऊपर दिख जाएगा। यहाँ पे आप जो है इसका चित्र आराम से देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जो है आपको गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी उपकरण, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जाली, केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रक कोशिका द्रव्य, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र और प्लाज्मा झिल्ली जो देखने को मिलेगी। आपको बताना है इसी के अंदर आपको बताना है कि सेल के अंदर पावर हाउस किसको बोलते हैं, यानी कि पावर हाउस क्या होता है। इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, किसका नाम पावर हाउस होता है सेल के अंदर। क्वेश्चन 29 का देखिए 29 का, निम्नलिखित अवस्थाओं की स्थिति में क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला है जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर अधिक सांद्रता का वाला जल होता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल उच्च सांद्रता से कम सांद्रता में चला जाता है, वही प्रासरण जैसे, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाती है। दूसरा है जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर कम सांद्रता वाला जल होता है, तो जल उच्च सांद्रता से कम सांद्रता में जो चला जाएगा, जो है अंतः प्रासरण होगा, इसलिए कोशिका फूल जाती है। नेक्स्ट है जब कोशिका के अंदर एवं उसके बाहर माध्यम में जल की सांद्रता समान हो, तब जो है कोई परिणाम नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। पहला है सेल कंटेनिंग हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम। तो वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं एक्सोओस्मोसिस। दूसरा है सेल हैविंग लो वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम। तो इसमें क्या होगा, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंडोओस्मोसिस। ए सेल हैविंग इक्वल वाटर कंसंट्रेशन टू इट्स सराउंडिंग मीडियम, तो क्या होगा इसमें नो इफेक्ट। ठीक है, नो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसमें जो ऊपर वाले में जब यहाँ पे इसमें जो है क्या हो जाएगा, अपना सेल जो है स्वेल हो जाएगी, स्वेल्स, और पहला जो पार्ट है इसमें जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक, सिकुड़ जाएगी, और दूसरे वाले में जो है कुछ भी नहीं होगा, नो रिजल्ट। इसी में देखिए यहाँ पे और दिया गया अपने पास है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और चिकनी द्रव्य अंतर्द्रव्यीय जालिका में अंतर जो है स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए खुरदरी अंतर्द्रव्यीय, इस किस तरह खुरदरी होती है, इस पर राइबोसोम पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। दूसरा जो है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, इस किस तरह चिकनी होती है, इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसका मुख्य कार्य वसा संश्लेषण होता है। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म जो है प्लाज्मिक। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट्स सरफेस इज रफ, राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन इट मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इट्स सरफेस इज स्मूथ, राइबोसोम आर नॉट फाउंड ऑन इट्स मेन फंक्शन इज लिक्विड सिंथेसिस। क्वेश्चन 30 का देखिए यहाँ पे इनका जो है आपको उसमें डिफरेंशिएट करना है, स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स, ये जो मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। रंध्र से के क्या कार्य होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। पहला जो इसका जो कारण अगर हम बात करें तो इसका कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान। इंग्लिश में अगर हम बात करें ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कोशिका भित्ति के आधार पर जो है पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और सेकेलेनकाइमा के बीच जो है भेद स्पष्ट कीजिए। तो ये भी मैं जो अलग से वीडियो में या वेबसाइट में मिल जाएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रा द लेवल डायग्राम। तो ये आपको जो है यहाँ पे लेवल डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर कोशिकाएं, तंत्रिकाएं और जो है डेंड्राइट जो और केंद्र के दिख रहा होगा आपको, जिसको बोलते हैं सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सोन, नर्व एंडिंग। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। मैंने आपसे जो है वीडियो के बीच में 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, वो इसलिए पूछे हैं ताकि आप थोड़े से एक्टिव रहें
और पता चलता रहे कि वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं और जो है कितना ध्यान से देखते हैं, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज का भी मेरे को इससे आइडिया लगता रहेगा। तो उन क्वेश्चनों के आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।